अगर जीवन में संघर्ष नहीं है और आप व्यस्त नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वह जीवन अधूरा है। जैसे कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो नॉर्वेजियन भाषा में 29 होते हैं। तो मेरा मानना है एक संपादक को वह रचना जरूर पढ़नी चाहिए जिसे वो छाप रहा है। जब भाषा मर जाती है तो आपकी संस्कृति मर जाती है, आपकी पहचान मर जाती है। नॉर्वे को जो लालटेन दी है वो बर्फ़ के रूप में दी है, उससे उजाला प्राप्त करते हैं। नॉर्वे में हम लोगों का मानना है कि जो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपने देश में जो मौसम है उससे हमें रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्वे आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। एक तो आप साइकिल से पहुंच सकते हैं, पानी के जहाज़ से पहुंच सकते हैं, और आप हवाई जहाज़ से पहुंच सकते हैं। मैं हवाई जहाज़ से गया। नॉर्वे में जो लोग रहते हैं, भारतीय लोग, वो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में वो हिंदी विद्यालय में उसमें परीक्षा दे सकते हैं। भारत की यादों ने मुझे वहाँ बहुत सहारा दिया। शायद ये मानसिकता की कम ज्ञान के कारण है या किसी जगह उन्होंने कहाँ से कैसे सीखा। माता पिता को चाहिए बच्चों को सुबेरे भी उठाएं, 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो। जब मैं हाई स्कूल में फेल हुआ तो मैंने एक छोटी सी डायरी बना ली थी। युवाओं, जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, कृपया यहाँ के मौसम से जूझने की तैयारी करो। नॉर्वे में चुनौती है आधुनिक समाज में कि अगर कोई नर्स है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखनी पड़ रही है। आपको एक से अधिक प्रोफेशनल चीज़ों में आना चाहिए। मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम 14-15 साल के हो गए, जाओ अखबार बांटो, देखो क्या होता है। कि सोना पैदा करने वाला देश कब तोड़ेगा लोहे की जंजीरें। नेल्सन मंडेला से मिला, मेरी इतनी खुशी है कि उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। आपको जिस जगह रहते हैं उससे रूबरू होना पड़ेगा, और बुढ़ापे, जिस तरह से युवा समय में आपको कसरत करनी, ट्रेनिंग करना जरूरी है, उसी प्रकार बुजुर्ग समय में भी ट्रेनिंग करना, कसरत करना बहुत जरूरी है। नॉर्वेवासी देशभक्त बहुत है। ओस्लो की सड़क पर रिक्शे पर बैठकर स्मृतियों में घूम आए अपना देश। गांव गलियों की स्मृति भर गई स्फूर्ति। ओस्लो में ठंडी ठंडी बयार, आकेर ब्रिगे पर सागर तट की नमी, भारत की गर्म हवा की कमी, समझा नहीं पा रही माँ की गुहार। नावों और जहाज़ों के द्वारों पर आंखों की टकटकी, उत्साह तरोताजा, आशाएं थकी थकी, सब ओर नदी सागर जल, हो रही चहल पहल, करतब दिखाती सुंदरी, आसमान पर डाले तार, उस पर चलता मोटरसाइकिल सवार। यह कविता मैंने गंगा से ग्लोमा तक, जो कविता संग्रह है सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक का, उससे पढ़ा। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, और आज साहित्य तक स्टूडियो में इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं शरद आलोक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक का। शरद जी नॉर्वे में रहते हैं और प्रवासी भारतीय साहित्य के साथ साथ भारत में जो साहित्य सृजित हो रहा है, चूँकि हिंदी के साथ साथ नॉर्वेजीय भाषा में भी लिखते हैं और अनुवाद भी करते हैं। लंबे समय से उस देश में रहते हैं जहां सूरज और सूर्यास्त, दिन और रात का अंतर 24 घंटों में न होकर महीनों महीनों में, कभी पूरा समय रोशन होता है और कभी पूरा समय अंधकार, जिसे हम दिन का उजास कहते हैं और जिसे हम अर्धरात्रि कहते हैं, वह उस देश में कब दृश्यमान होता है और कब अदृश्य। अंतरिक्ष की जितनी भी लीलाएं हैं, उसके जितने रंग हैं, वह अपनी सर्वोत्कृष्ट रूप में नॉर्वे की धरती पर दिखते हैं। नॉर्वे की वह सुंदरता, वहाँ का जो बर्फीलापन है वह, और भारत की जो स्मृतियां हैं जो सुरेश चंद्र शुक्ल जी यानी शरद आलोक जी अपने साथ लेकर गए, वह सब इनके सृजन में दिखता है। इनकी कृतियों पर बात करेंगे, इनके जीवन पर बात करेंगे, इनके अनुवाद कर्म पर बात करेंगे, नॉर्वे के जीवन पर बात करेंगे, भारत
और भारतीय हिंदी और हिंदी भाषा दुनिया में क्या स्थिति है, नॉर्वे की क्या स्थिति है, इन सब पर हम आज शरद आलोक जी से जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शरद जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा है आपकी अपनी जीवनचर्या पर, आपके शुरुआती दिनों पर। आपका जन्म कहाँ हुआ, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ ली, और यह जो ओस्लो की यात्रा है या नॉर्वे की यात्रा है, यह कब और कैसे शुरू हुई? मेरा जन्म 10 फरवरी 1954 को लखनऊ में हुआ। और आप सभी को पता है कि लखनऊ एक ऐसा नगर है जहाँ पर भाषाओं की जो संस्कृति है, हिंदी, उर्दू और अवधी भाषा की चाशनी में घुली हुई ये संस्कृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सिखाया है। और वहाँ से जो मेरी यात्रा शुरू हुई, और मुझे लगता है कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है और आप व्यस्त नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वह जीवन अधूरा है। और अगर हम ये बात मान लें कि संघर्षी जीवन है, जो जीवन की कड़ी है और उसका प्रतीक वेदना है, जो मेरी पहली पुस्तक थी, जो कक्षा 12 में जब हमने उत्तीर्ण हुए 1975 में, तो वह प्रकाशित हुई थी। तो उससे ये जो सफ़र था, इतना आसान नहीं था। लेकिन उस समय शुरुआत के दिनों में तो मुश्किल लगा, लेकिन जब आप कड़ी धूप में चलना शुरू कर देते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद पसीना आता है और वह आप जो गर्म या ठंडी हवा का अंतर नहीं रह जाता, और उससे भी कुछ सुखद अनुभव होता है और आप मस्त चले जाते हैं। जिस तरह से एक किसान है, चाहे इस देश का हो चाहे दूसरे देश का हो, जब वह अपना खेती करता है तल्लीन होकर के, और वह सभी को पता है, हर व्यक्ति के पास ये साधन है कि वह बीज को अगर ज़मीन में बोए, रोपे, तो कई बीज रोपे तो एक बीज उगाता है। तो उस समय जो हवा होती है, खेतों की हवा होती है, और खेतों की हवा उसे भूखा नहीं रहने देती, क्योंकि जो खेतों की हवा में जो ऑक्सीजन है, थोड़ी देर बाद हम भूख भूल जाते हैं और गुनगुनाते हुए, या कान में आजकल के संसाधनों में तो कान में अपना जो नया संसाधन है संगीत सुनने का, रेडियो सुनने का, तो उसके माध्यम से सुनते हैं। ठीक इसी तरह मैं इसी में एक और उदाहरण दे दूँ, मेरे मस्तिष्क में बहुत अच्छी बात आ रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो सत्य भी है कि नॉर्वे के उत्तरी भाग में, जहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय रेखा, जिसे पोलर सर्किल कहते हैं, वो गुजरती है, वहाँ पर 19 जून से 31 जुलाई तक सूरज नहीं डूबता। वैसे कहा जाता है कि नॉर्वे में 6 महीने सूरज, 6 महीने दिन होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो कहा जाता है, और वह भौगोलिक दृष्टि से सही भी है। लेकिन उस समय जहाँ पर आपने कहा कि अंधेरे वाला समय होता है, जिस प्रकार भारत के हर गाँव में उजाला है, चाहे वो बिजली थी पहले हमारे बचपन में, क्योंकि बचपन की बात हो रही है, और बिजली नहीं थी, तो जो डिबिया से हम लोग, जब बिजली जाती थी उस समय, तो डिबिया में डाल करके सब लोग अपनी-अपनी बत्ती बना लेते थे, जैसे कि लालटेन थी। उस समय गरीबी के कारण बहुत बार लोगों के पास लालटेन भी नहीं थी, या इतना ध्यान नहीं देते थे कि लालटेन ला के ही पढ़ाई करें, कुछ करें। ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने नॉर्वे में भी बर्फ़ दी है जाड़े में। तो जब ये अंधेरा का समय होता है, खूब बर्फ़ होती है। तो जिस तरह डिबिया हमारे गाँव में, हमारे घरों में लालटेनें रोशन करती थी, उसी प्रकार प्रकृति ने जो नॉर्वे को जो लालटेन दी है, वो बर्फ़ के रूप में दी है, उससे हम उजाला प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे कि हम लालटेन क्यों कह रहे हैं? भई, जो मैंने भाषाएँ सीखी है, जो हमारे पास शब्द हैं, उन्हीं से तो हम अपनी बात को कहेंगे। वहाँ के जब मेरी वहाँ पर पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, आपने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो है वहाँ पर अनेक शब्द, 7 शब्द हमने नॉर्वेजियन भाषा में बनाए हैं या पहली बार प्रयोग किया है। 2 जैसे कि इज़्ज़त की टोपी, जो नॉर्वेजियन भाषा बनाया, तो इज़्ज़त अलग है, टोपी है, इज़्ज़त की टोपी वहाँ होती ही नहीं है। यहाँ कहते हैं ना, उसकी टोपी उछल गई, या तो हम लोग के यहाँ कहावतें हैं। हमारे यहाँ बहुत जैसे पानी निकालते हैं कुएँ से, तो उसका हमने एक मतलब जो नया प्रयोग किया और उसको अपनी तरह से लिखा, और हमने अपने जिन संपादकों ने चाहा कि उसे पॉलिश करें या उसको परिवर्धित करें, तो हम नहीं चाहते थे। तो यहाँ जो जो शुरुआत फिर वहीं आ रहे हैं, जहाँ से आपने प्रश्न शुरू किया, जहाँ मुझे उत्तर देना चाहिए था।
तो जब मैं हाई स्कूल में फ़ेल हुआ, बड़ी बड़ी रुचिकर बात है, जब मैं हाई स्कूल में फ़ेल हुआ, मेरे पिताजी ने रेलवे में नौकरी लगा दी, क्योंकि मेरे पिताजी श्री ब्रजमोहन लाल शुक्ला जी और मेरे बाबा मनलाल लाल शुक्ला जी दोनों ही रेलवे में काम करते थे, इसलिए उनके लिए आसान था मुझे रेलवे में नौकरी लगवाना। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि दाल आटा चावल का भाव, जब पीठ में लाद एक कंधे में लाद करके कुछ ले जाना पड़ता था, और मई जून के महीने में जो सिलेंडर जो होते हैं, गैस के सिलेंडर जो वेल्डिंग के लिए काम आते हैं, वो ढोना पड़ता था। तो पता चलता था कि जो कितनी भी मोटी चीज़ पहनो तो भी वो मतलब गर्म हो जाती थी। तो उससे भी पता चला, और जब नॉर्वे पहुँचा तो इसको मैंने और महसूस किया कि नॉर्वे में बालवाड़ी में, जिसमें बच्चा 6 महीने से 6 साल तक जाता है, वहाँ पर हर बच्चे को आसमान के नीचे 2 घंटे रखते हैं, रोज़ प्रतिदिन। किसी एक्टिविटी यानी किसी गतिविधि के बहाने, किसी खेल के बहाने, या दूसरे कार्य उनसे करवाते हैं सिखाने के बहाने। वो इसलिए कि उनका मानना है, या अब तो मेरा मानना है, मेरा भी नॉर्वे है, तो वहाँ नॉर्वे में हम लोगों का मानना है कि जो हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपने देश में जो मौसम है, उससे हमें रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, उसकी आदत पड़ना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हमारे घर में बीमार हो तो मई जून में भी बच्चे साइकिल से या पैदल से या किसी भी तरीके से दवा लेने जा सकें, अगर आवश्यकता पड़े तो बाहर निकल के कार्य कर सकें। कोरोना काल में लोगों ने देख लिया, जो इसमें माहिर थे, तो उन लोग वो बहुत काम आए, या उन लोगों को उस तरफ लौटना पड़ा। तो ये संघर्ष बहुत अच्छा था। और जब मेरा इंटरमीडिएट में किताब छपी तो मेरे अपने निजी प्रयासों से, और लेकिन उतना मुझे मालूम नहीं था कि किताब छपने का क्या महत्व होता है, लेकिन मेरे गुरुजी मुझे अधिक मानने लगे। उन गुरुओं में एक गुरु वो भी हैं, जिनके बेटे आजकल राजनीतिज्ञ हैं। जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो वे मेरे कक्षा अध्यापक थे, मैं पूरी कक्षा में नहीं आ पाता था। उनका नाम है उमादत्त त्रिवेदी जी, और उनकी माँ जो हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, फिर बता देंगे। वो लखनऊ में हनुमान प्रसाद रस्तोगी इंटर कॉलेज में पहले अध्यापक हुईं, फिर वाइस प्रिंसिपल हुईं, प्रिंसिपल हुईं। प्रेमबदा त्रिवेदी जी। तो आप समझ गए होंगे, जो त्रिवेदी जी जो हमारे एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनके पिता मेरे अध्यापक थे। वो भी एक पत्रिका निकालते थे, तो उन्होंने भी मेरी कविताएँ छापना शुरू किया जब मैं इंटरमीडिएट में वहाँ पढ़ने लगा, और उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा और भी लोग मुझे याद आ रहे हैं। एक रमेश चंद्र अवस्थी जी थे, जो वहाँ साहित्य देखते थे, एक पत्रिका निकालते थे। वहाँ पर मैंने जयशंकर प्रसाद जी से प्रभावित होकर, ये ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे, उससे फिर हमने एक लिखा, ले चल पंछी दूर गगन में आशा के बहुत दीप घनेरे। फिर फिर इस तरह से मेरी पूरी पुस्तक लिख गई वेदना, और वेदना ने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर संघर्ष ऐसे ही चलता रहा, और पता भी नहीं चला, समाज सेवा होती रही। और एक बात उस समय और कहना चाहूँगा, मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। मैंने बहुत लोगों की, ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कुछ लोगों की कुछ आत्मकथा पढ़ी है, राजनीतिज्ञों की भी और लेखकों की भी लखनऊ में। लेकिन मैंने दुर्गा भाभी के बारे में उनका ज़िक्र नहीं देखा, तो मुझे अजीब-सा लगा। और मुझे इस बात का फ़क्र है कि दुर्गा भाभी से मेरा मिलना-जुलना होता था, और वह मेरे मोहल्ले में हम लोग के बुलाने पर एक बार कार्यक्रम में भी आई थी। शहीद दिवस समारोह हम लोग कर रहे थे, उसमें आई थी, वो आई थीं। रामकृष्ण खत्री आए थे। उनको देखा-देखी मुझे पता नहीं था, मेरे पड़ोस में थोड़ी दूर पर गंगाधर गुप्ता जी भी थे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो जब तक वो जीवित रहे और हम नॉर्वे से आते-आते रहे, तो वो मेरे मित्र रहे। तो ये दुर्गा भाभी का बड़ा योगदान है, और उन्होंने यहाँ एक स्कूल खोला था, जो जिसका नाम लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल था। तो उनसे मिलना हुआ, और लोगों से मिलना हुआ, उन लोगों से भी काफ़ी सीखना हुआ। लेकिन ये संघर्ष के दौर में 2 और अध्यापकों का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे सृजन में ज़रूर कहीं न कहीं सहायता की होगी। वो हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी। ये हमारे, जब मैं रस्तोगी कॉलेज से मैंने हाई स्कूल पास किया था, तो कक्षा 6 से लेके 10 तक वहाँ बहुत सी साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी। तो शंकर मिश्र जी से भी, जब तक वो जीवित रहे, मेरा जीवन उनके साथ व्यवहार रहा, संबंध रहा, उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। तो आपकी ये यात्रा जो है, साहित्य का रुझान आप कह रहे हैं पहले से थी, फिर माता-पिता मतलब पिता और दादा ने आपको रेलवे में भर्ती करा दी। जी। तो ये बंधन छूटा कैसे, और ये छूट के आप नॉर्वे कैसे पहुँच गए, और नॉर्वे ही क्यों? देखिए, आपने पूछा नॉर्वे कैसे पहुँचे, तो मैं इसको एक सामान्य उत्तर नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा-सा दर्शकों को भी थोड़ा गुदगुदाने का मौका मिले। नॉर्वे आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। एक तो आप साइकिल से पहुँच सकते हैं, पानी के जहाज़ से पहुँच सकते हैं, और
आप हवाई जहाज़ से पहुँच सकते हैं। मैं हवाई जहाज़ से गया, लेकिन आपका तात्पर्य था नॉर्वे क्यों गया? जी, तो उस पर आ रहा हूँ। असल में नॉर्वे में 1978 से एक पत्रिका निकलती थी, जिसका नाम था परिचय। परिचय हिंदी और पंजाबी भाषा में पत्रिका थी। 26 जनवरी 1980 को हम नॉर्वे पहुँचे और 2 दिन की यात्रा करके पहुँचे कि 24 जनवरी को हमने यात्रा शुरू की रात में दिल्ली से और वहाँ से फिर मॉस्को में, क्योंकि ये एरोफ्लोट यानी रशियन एयरलाइंस के टिकट था, तो उस समय एरोफ्लोट ऐसा करते थे कि वो अपने देश में घुमाते थे और अपने प्रचार-प्रसार करते थे, तो उन्होंने वहाँ घुमाया और हम लोगों की काफ़ी सेवा की और उससे नॉर्वे से पहले थोड़ा-सा मॉस्को देखने का मुझे अवसर मिला। फिर वहाँ गए, तो पत्रिका निकलती थी और मेरे एक वहाँ पर व्यक्ति थे जानने वाले परिवार के थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पत्रिका निकलती है, तुम्हारी एक पुस्तक भी निकल चुकी है, नॉर्वे के लिए अभी वीज़ा भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर यहाँ आओगे तो यहाँ आप पढ़ाई करोगे तो उसके बाद फिर आपको वीज़ा लगता रहेगा और आप इस तरह आपकी साहित्यिक अभिरुचि ठीक होती रहेगी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी और मेरा विश्वविद्यालय में इंटरव्यू अंग्रेजी में होना था। तो पहले जाते-जाते पहले दिन तो ऐसा किया कि नॉर्वेजियन भाषा में जो जैसे कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो नॉर्वेजियन भाषा में 29 होते हैं। तो वो मैंने पहले ही दिन रटा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था बड़ा मुश्किल है। फिर लोगों ने मुझे कहा कि जब यहाँ 5वीं पास पास लोग अपने हमारे पंजाब प्रांत से आए हुए हैं, मतलब जो किसानी करने के लिए आए हैं या और किसी काम के लिए आए हैं, सेमी स्किल्ड आए हैं, स्किल्ड आए हैं, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? और उनकी बात बिल्कुल सच थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करने के पहले मैंने वहाँ पर संस्थाएँ थीं, सरकारी संस्थाएँ, जो भाषा सिखाती थीं, अपनी भाषा। तो वहाँ पर जाने के पहले ही मैं एक कोर्स जो हमें वहाँ विश्वविद्यालय में कराया गया, वो उतना मैं पास कर चुका था, एक तरह से। तो और अंग्रेजी में भी मुझे कई लोगों ने मदद की और अंग्रेजी में भी प्रवीण हुआ। और चूँकि हम वहाँ उसमें पत्रिका में बनाए गए, तो 1 महीने के अंदर मुझे पंजाबी भी सीखनी पड़ी। तो कम से कम लिख पढ़ लेता था, बोल नहीं पाता था। क्योंकि मेरा मानना है एक संपादक को वो रचना ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसे वो छाप रहा है। तो इस तरह मुझे पंजाबी भी सीखने का अवसर मिला। भाषाओं का आपके जीवन में जी। क्या महत्व रहा है और जो आज की युवा पीढ़ी है, वह भाषाओं को उस अर्थ में क्यों नहीं लेती है जिन अर्थों में आपकी पीढ़ी या हमारी पीढ़ी ले रही थी? आज के समय में जो भाषाओं का भविष्य है, उस पर जो भूमंडलीकरण का दबाव है, उसे आप कैसे देखते हैं? जी, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया और जब आप कह रहे हैं तो अंदर से मेरी बिल्कुल जैसे रोमांचित सा हो रहा हूँ, जैसे रोए-रोए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत दुःख भी हो रहा है। नॉर्वे में हमारी बेटी ने नॉर्वेजियन मूल के लड़के से शादी की। उनके बच्चों को हम लोगों ने हिंदी सिखाया और वो लोग हिंदी बोल लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। लिखने में दिक्कत थोड़ी हो सकती है। उन्होंने हाई स्कूल में भी, नॉर्वे में जो लोग रहते हैं, भारतीय लोग, वो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में वो हिंदी विद्यालय में उसमें परीक्षा दे सकते हैं। वो परीक्षा यहाँ के हाई स्कूल और इंटर की तरह नहीं होती, बहुत सामान्य होती है। जो ज्ञान है, जो बातें हैं, वो तो हाई स्कूल, इंटर की होंगी, लेकिन उनको लिखने का सामान्य ज्ञान उनको छठे से लेके 8वीं तक के मिल सक और अगर वो अतिरिक्त भाषा के रूप में हिंदी, पंजाबी, तमिल या उर्दू लेते हैं, तो जो उनका जो योग है वो अधिक हो जाता है। वो कैसे? वो उसके उसके जो अंक वहाँ नहीं जुड़ते, लेकिन एक अतिरिक्त विषय जुड़ जाता है। अतिरिक्त विषय की वजह से उनको महत्व मिलता है, तो मनचाहा विषय मिलने में उन्हें आसानी होती है। जैसे कि वहाँ पर मेडिसिन है, मेडिसिन यानी किसी को चिकित्सा पढ़नी है और इसी तरह शुरू में जर्नलिज़्म भी था, बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय 44 सीटें थीं। अब तो विश्वविद्यालयों में बहुत जगह पर या हाई स्कूल में जर्नलिज़्म पढ़ाया जा रहा है। तो ये भाषा का बहुत बड़ा महत्व है और मुझे ये मालूम है कि भाषा की वजह से हमारे नॉर्वे में बच्चे कभी भी बेरोज़गार नहीं रहेंगे और उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी बेटी ने जब वहाँ पर स्कूल खोला, हिंदी स्कूल नॉर्वे, तो उन्होंने नहीं खोला। उसने अपनी और सी बिटिया लोग हैं और अपनी मित्रों के सहयोग से, जो महिलाएँ थीं, उनके सहयोग से स्कूल खोला। तो उनके बच्चे आते थे, उसमें कई नॉर्वेजियन महिलाएँ भी थीं, जिनके पति भारतीय मूल के थे और कुछ लोग जो वहाँ का जो व्यवस्था थी, वहाँ का जो सोशल
एक्टिविटी थी और जो उन लोगों की सॉलिडरिटी थी एक दूसरे के प्रति, उसमें नॉर्वेजियन महिलाएं भी उसमें आने लगीं। और उसका ये प्रभाव पड़ा कि हर बच्चा जो वहाँ जाता था, एक तो उसको भाषा में केवल लिखना ही नहीं, भाषा में बोलना आता था। हर बच्चे को उसको हर मतलब हर सप्ताह उसको बोलना होता था, अपनी बात कहनी होती थी। और उस स्कूल में क्या सिखाया जाता था कि अगर होली है तो गुजिया कैसे बनानी है, और वहाँ के स्कूलों में किचन भी होती है। और मैं नॉर्वेजियन सरकार का भी बहुत धन्यवाद अदा करूँगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के स्कूलों को बच्चों और युवाओं के लिए उन्होंने ओपन रखा है कि अगर एक्टिविटी ओपन है, सबके लिए है और बच्चों और युवाओं के लिए है, तो जो मानक वहाँ के स्कूल के बच्चों और अध्यापकों के हैं, वो मानने को वो लोग तैयार हैं, तो वो स्कूल हमें निःशुल्क देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बच्चों को बहुत सीखने को मिला। तो वहाँ गुजिया बनाना देखते थे, कुछ लोग बनाते थे, कुछ देखते थे। उसी पर क्रिसमस आता था तो क्रिसमस केक बनाना सीखते थे। क्रिसमस केक का मतलब वो एक तरह का क्रिसमस केक, वो कहते हैं एक तरह का बिस्कुट होता है जिसमें दालचीनी और काली मिर्च वगैरह होती है। तो इस तरह से वो सीखते थे। उसी प्रकार जैसे ईद है तो सेवई बनाना सीखते थे। तो वह गैर धार्मिक, गैर राजनीतिक था, लेकिन उसमें नाटक के ज़रिए वहाँ पर उसमें रामलीला भी सिखाते थे। तो इस तरह से मंदिर भी बुलाना शुरू किया उस स्कूल के बच्चों में। और एक बहुत अच्छी बात ये है, उस स्कूल में वहाँ के एक बहुत बड़े पेंटर हैं, दाग हुल, जो आने वाले समय में केवल उनकी पेंटिंग देखने हम लोग वहाँ जाएँगे। तो वो भी उस स्कूल में आ चुके हैं। उसी प्रकार तमिल भाषी एक बहुत अच्छे संपादक हैं वहाँ एक पत्रिका के, वो भी उस स्कूल में आ चुके हैं। तो उस स्कूल को बहुत पसंद किया गया। और एक और खुशखबरी दें, और जैसे आपने कहा कि भाषा की समस्या है, जी हाँ, भाषा की समस्या बच्चों के लिए, हम ये नहीं कह रहे माता-पिता उसको उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन एक हद तक माता-पिता इसलिए ज़िम्मेदार हैं, जब बच्चा पैदा होता है, 6 महीने से लेके 6 साल की उम्र तक एक भाषा, एक बच्चा जो है 4 भाषाएँ एक साथ सीख सकता है, अगर माता-पिता उसमें योगदान करें। ये पूरी दुनिया के शिक्षाविद इस बात पे से सहमत है कि अगर कोई बच्चे को अगर मातृभाषा आती है, उसमें वह प्रवीण है, तो दूसरी भाषा आसानी से सीख सकेगा। यहाँ भारत में हमने कई लोगों को कहते हुए सुना कि वो अंग्रेजी में पढ़ रहा है, अंग्रेजी माध्यम से, इसलिए वो अगर हिंदी पढ़ेगा तो कमज़ोर हो जाएगी। शायद ये मानसिकता की कम ज्ञान के कारण है, या किसी जगह उन्होंने कहाँ से कैसे सीखा, और मुझे ये अजीब लग रहा है। और यहाँ पर भी हमने कुछ लोगों को देखा, और कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, उनके बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट पे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जैसे पद का नाम नहीं ले देना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्वे में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर जो भी प्रवीण होता है उसको अवसर दिया जाता है उसी तरह का। तो भारत में जो बच्चा, आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई हमारे कलाकार भी हैं, एक आध चित्र भी देख रहे हैं, कितनी अच्छी उनकी हिंदी है, तो उनके बच्चों की हिंदी तो स्वाभाविक अच्छी होगी। और मेरा आज साहित्य तक के कार्यक्रम के माध्यम से जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ हिंदी में, पंजाबी में, या आपकी जो भी मातृभाषा हो उसमें बातचीत करें और उन्हें सिखाएँ। और कई बार ऐसा हो सकता है कि माता-पिता को भी हिंदी नहीं आती, तो उसमें शर्म ना करें, एक अध्यापक रख लें अगर आप सक्षम हैं, और आप सब लोग मिल कर के सीखें। क्योंकि नॉर्वे में कोई भी अगर यहाँ का व्यक्ति जाता है, अगर वो 60 साल की हमारी बूढ़ी बहन भी है या हमारे बूढ़े भाई भी हैं, तो नॉर्वे में उनको भी नॉर्वेजियन भाषा सिखाई जाती है। और एक तरह से वो दूसरी तरह से अनिवार्य कर दिया है कि वो इस तरह से कार्यक्रम बनाते हैं कि वे उस कार्यक्रम में हिस्सा लें और उन्हें नॉर्वेजियन सीखने की प्रेरणा मिले। तो भाषा बहुत ज़रूरी है, और भाषा अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बात बिल्कुल तय है, जिस प्रकार की हिंदी का डाटाबेस पहले नॉर्वे के एक विद्वान ने बनाया, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि शोध करने लोग नॉर्वे जाएँ या विदेशों में जाएँ, या हम लोगों को यहाँ बुलाएँ। ऐसा होने वाला नहीं है। नॉर्वे में इतने हिंदी और भाषा के विद्वान हैं, हम उन्हें सीख नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि एक बात और, जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं, जो अभी हमने पढ़ा, अभी जेएनयू में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, जो वहाँ के पढ़े हुए लोग थे, उसे एलुमनाई ऐसे कुछ कहते हैं। तो उसमें हम भी सम्मिलित हुए, तो उन्होंने भी मुझे व्याख्यान कराया। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर भी ये विचार उठा कि बहुत सी भाषाएँ जो है नहीं पनप पा रही हैं,
और हम उनको स्थान नहीं दे रहे हैं या उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हमने अपनी भाषा का ध्यान नहीं दिया, जब भाषा मर जाती है तो आपकी संस्कृत मर जाती है, आपकी पहचान मर जाती है। ये बात बहुत ध्यान देना है कि भाषा जो है नहीं मरने दीजिए। पहले अपने घर से नहीं मरने दीजिए, फिर आस-पास नहीं मरने दीजिए। और भाषा सीखने का यहाँ इतना अच्छा साधन है, जो नॉर्वे में हिंदी सीखने वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर फेरी लगाने वाला आ रहा है, वो किस एक्सेंट में बोलता है, और अगर कोई लेखक वहाँ बनेगा तो कैसे पूरी किसी कद्दू, खीरा उसके पूरे नाम नहीं लेता, एक बार नाम पूरा लेता है, एक सब्जी का, दूसरी बार नाम लेता है दूसरी सब्जी का, बदल-बदल के कहता है ताकि लोग सुन लें। कितना अच्छा है भाषा सीखने के लिए। हमारे यहाँ जो बिटिया काम करने आती है पार्ट टाइम, वो पढ़ती भी है, तो वो भी बहुत से चीज़ें आपको सिखाई जाती है। कई बार हमारे यहाँ काम करने वाले अच्छी भाषा जानते हैं अपेक्षाकृत जिनके यहाँ वो लोग काम करते हैं। तो हमें भाषा सीखने के लिए बहुत द्वार खुले हुए हैं, और भाषा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब तक मैं जीवित रहूँगा नॉर्वे में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रसार में जो भी योगदान होगा करूँगा। मैं लेखक कम, विदेशों में हिंदी से भी ज़्यादा हूँ, और उसमें मुझे गर्व है। सुरेश चंद्र शुक्ल जी, शरद आलोक की कहानी क्या है? जी, असल में नॉर्वे में शरद है, ऋतु है, और उसमें हिंदी या भाषा का आलोक फैला रहे हैं। तो एक हमारे लेखक मित्र आए थे, तो हमने शरद आलोक लिखा, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, तो हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये किस सन की बात हो? ये तो बहुत शुरू की, ये तो भारत की बात थी। जब हमने शुरू में गए वहाँ, जब पहली बार लौटे तब बातचीत शुरू हुई, तो ये बात आई। शुरुआती दौर का आपका अनुभव क्या है जब नॉर्वे गए? आपकी आपकी धरती से, लखनऊ के वातावरण से एकदम अलग वातावरण, जी। अलग भूमि, अलग भाषा, अलग तरह का समूचा परिवेश। मैं चाहूँगा कि उस समय का कोई ऐसा संस्मरण जो आपकी स्मृतियों में अब भी जिंदा हो, जी। चाहे वह लोगों की सहायता का हो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, या उनकी ओर से चौंकने का रहा हो कि आपको एक दूसरे देश का वासी मानकर उन्होंने समझा। कोई भी अनुभव, खट्टे मीठे जो भी हो, हाँ, स्मृतियों मेरे में पास हो। खट्टे-मीठे बहुत अनुभव हैं, बल्कि कहें कि ये दोनों ही अनुभव मैं मु चाहूँगा कि मुझे दोनों में से एक-एक का अनुभव, इसलिए हाँ, क्योंकि आज का जो हमारा युवा है, हमारे युवाओं के साथ एक दिक्कत ये है कि वो जो संघर्ष कर रहा है या वह जिस वातावरण में रह रहा है, वह हर चीज़ को या तो बहुत सतही तरह से देख रहा है या खुद के ऊपर ले ले रहा है, कि जी, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमताएं नहीं हैं। जी, और उसके अंदर भावनात्मक टूटन कहीं ज़्यादा है, चाहे वह सूचना के विस्फोट के चलते हो या उसके परिवेश के चलते हो। लेकिन जिस पीढ़ी में आप लोग रहे हैं, आप लोगों ने एक लंबा सफ़र तय किया है। ऐसा नहीं है कि आज हम जिस शरद आलोक को जानते हैं और जिनके कई दर्जन प्रकाशित पुस्तकें हैं और जो जी, लगातार सक्रिय हैं और जी, लिखते रहते हैं भारत और नॉर्वे दोनों जगहों पे, जी, न केवल अपनी रचनात्मकता से बल्कि अनुवाद से, भाषा सेतु का भी काम कर रहे हैं। जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना योगदान कर रहे हैं। तो उनको ये पता चल सके कि नहीं, जीवन में इस तरह की चीज़ें भी घटती हैं और उन्हें इस तरह से देखा जाना चाहिए। मैं एक रोचक भारत में किसी एक वो जो वो व्यक्ति ही नहीं, व्यक्तित्व भी हैं, बड़ा नाम भी है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी विदेश जाना चाहती है, आप कुछ ऐसे अनुभव बताइए ताकि वो विदेश न जाए या ज़्यादा यहाँ परिश्रमी बन जाए। तो एक तो ये रोचक, और जो आपने पहले पूछा, तो ये हम बाद में बताएँगे। और क्योंकि आप सब लोगों को प्रतीक्षा रहे कि ज़रा क्या होने वाला है, और भूल जाऊँ तो कृपया याद दिला दीजिएगा। तो पहले तो जब हम जिस दिन हम पहुँचे, तो मेरा हुलिया क्या था, हुलिया भी थोड़ा-सा बता रहा है कि हम किस माहौल से वहाँ गए। और उस हुलिया को बदलने के लिए जिन्होंने हमें बुलाया था, उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया था, कहा नहीं था कि ऐसे करके आना। मेरे बाल लंबे थे, थोड़ी-थोड़ी मूँछें थीं, दाढ़ी थी, और मतलब वहाँ पर सदी तो चलती नहीं है। मैंने जानबूझ के जो मेरी ड्रेस थी ना, सदरी पहन के, उसके बाद फिर अंदर जो है खादी आश्रम से अंदर पहनने वाला इनर होता है, यहाँ नीचे ऊपर सब, यहाँ भी सब पहनते हैं, आज भी पहनते हैं। वो सब था। बाटा के गर्मी के जूते थे, बेल बॉटम थी। अब बताइए गर्मी की बेल बॉटम वहाँ कहाँ चलेगी? बाटा के जूते थे, दाढ़ी और सब था। और वहाँ जब -22 था, तो मुझे कहा गया कि यहाँ से 200 मीटर दूर पर आपको जाना है।
और -22 डिग्री, और मेरे मुँह हाथ लाल। 20 मिनट से मैं पहुँच नहीं सका, जिसको 5 मिनट का रास्ता था। तो उसमें फिर वो खोजने निकले, बंधु लोग खोजने निकले, फिर मुझे खोजा। तो जब मैं वहाँ पर शुरू में मैंने जब बर्फ़ का ये सब सामना शुरू में किया, तो उस समय जो यहाँ की यादें मैं छोड़ नहीं पा रहा था। चल रहा था बर्फ़ पर, मुझे याद रहे आ रहा था यहाँ लखनऊ की एक सड़क, और वहाँ पर तांगा, और वो अब बताइए बर्फ़ में तांगा तो चलता नहीं। हाँ, वहाँ ज़रूर घोड़ा गाड़ी चलती है, और घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए उन्होंने जब वहाँ तरक्की हुई, तो उसमें जैसे यहाँ पर रेल चलती, तो उसमें घोड़ा गाड़ी उस तरह की पटरियों पे चलती थी। तो यहाँ की यादों ने मुझे बहुत वहाँ के भारत की यादों ने मुझे वहाँ बहुत सहारा दिया, और वहाँ के संघर्ष को भी बहुत जब तक हम वहाँ इंटीग्रेट नहीं हुए। मेरा मानना है कोई भारतीय अगर मेहनत से और लगन से वहाँ पहुँचेगा, तो उसको 5 साल इंटीग्रेट होने में लगेंगे। मेरे जैसे बुद्धि वाला, मेरे जैसे ज्ञान वाला होगा, वहाँ पहुँचेगा तो उसको इंटीग्रेशन में 5 साल लगेंगे। बेशक, और मैं बहुत किस्मती था, भाग्यशाली था। एक तो भारत में जो हमारी मम्मी ने 1-2 चीज़ सिखाई, वो बता के कर रहा हूँ। माता-पिता को चाहिए बच्चों को सुबेरे भी उठाएँ, 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो। और मोबाइल जो है, जब माता-पिता नहीं उठाएँगे, तो वो भी नहीं उठाएँगे। हमारे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा रही जल्दी से मैं परबाबा और ये भी बन सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ी उम्र के 2 बच्चे हैं। अब ये जो यहाँ की यादें किस तरह याद आ रही थी, वो याद आ रही थी कि जब हम 4 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे, गाय को चारा पानी देते थे, फिर माँ जब रामायण पढ़ती थी, तो मैं भी रामायण पढ़ता था। माँ चारा से लेकर के पिताजी के लिए भोजन बनाने तक 6:30 बजे तक नहा धो कर सारा खाना बन जाता था, गाय का भी हो जाता था। उससे क्या हुआ, मुझे एक आवाज़ में उठने की आदत पड़ी। थोड़ा-सा ठंडक और ये सब दूर हो गया, बेशक हम देर से रात से सोए हों। तो आपको संघर्ष की, जिसे आप संघर्ष कहते हैं, ये हम लोग के जड़ में होना चाहिए। आज मेरी नज़र में जो हमको वहाँ पर सीखने का जो अवसर दिया, या हमें ताकत मिली, वो यहाँ पर माता की वजह से और आस-पास के वातावरण की वजह से हुई। और जैसे कंधे पे रख कर के अनाज को पिसाने जाना हो, या मतलब गाय के लिए भूसा या खली लेने जाना हो, तो साइकिल पे जाना हो। तो यहाँ तक कि मेरी जब बहन की शादी हुई, मेरे जीजाजी डॉक्टर थे, और जो प्रोफ़ेसर थे स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ में। तो वो जब गाँव में थीं, तो मैं रक्षाबंधन में 32-33 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था। और उस समय जब मैं मेड़ के किनारे, और मुझे लग रहा है कि उस दिन चाँद होता पूरा, एक रक्षाबंधन या भैया दूज में 2 में से एक चाँद होता है पूरा करीब। तो चाँद में वो गुनगुनाता जाता था, तो मुझे लगता था मैं तो जो भारतीय फ़िल्म जो है, जिसमें संजीव कुमार जी थे, अनोखी रात, मैं उसका हीरो हूँ, और चला जा रहा हूँ मेड़ पे, और डर भी नहीं लग रहा है कि इधर पानी है और इधर थोड़ा-सा खाई जैसा है। बिल्कुल आराम से। तो वो जो आपको अनुभव इस तरह की चीज़ों से मिलते हैं, वो वहाँ गुदगुदाते हैं, और इस तरह से। और दूसरी चीज़, आपको संकोच नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न गलत नहीं होता। मैं नॉर्वेजियन लोगों से पूछता था कि इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, और उसमें मैं भी मेहनत करता था। केवल यहाँ पर हम लोग बातचीत करके छोड़ देते हैं, दोबारा भी वो भूल जाते हैं। वहाँ हम लिखते थे, और अपने हाथ में एक कागज़ रखते थे। जैसे जब मैं हाई स्कूल में फेल हुआ, तो मैंने एक छोटी-सी डायरी बना ली थी। 5-7 शब्द अंग्रेजी के, इसके उसके सब लिख लेता था, और स्कूल पैदल जाता था, तो काफ़ी चीज़ें याद कर लेता था। इसका भी मेरा अनुभव रहा। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह काम करें। जो बचपन में एक तरीका बनाते हैं, वो आपके पूरे जीवन भर आपके साथ रहता है। तो इन चीज़ों ने मेरा बहुत साथ दिया। और इसी के साथ, चूँकि मैं वहाँ 1 महीने बाद ही एक पत्रिका से जुड़ गया। उसने मुझे जितनी इज़्ज़त दी, मुझे कभी जीवन में इज़्ज़त नहीं मिली। विदेशों में हिंदी की पत्रिका पत्रिका में निःशुल्क काम करके वो इज़्ज़त मिली, जो आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, वहाँ भी देख रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात ठीक ना हो। वो इज़्ज़त आज भी एक पत्रकार संपादक को नहीं मिलती, जो मुझे मिलती थी। यहाँ आता था अपना राजेंद्र अवस्थी जी को पता चला, तो मुझे अपने घर में रखने लगे। तो मैं उनके यहाँ बरसों, महीनों रहा। और 82 से ले लें, तो कन्हैयालाल नंदन जी के पत्र मेरे पास हैं। मेरे पास मृणाल सेन का एक पत्र है। मृणाल सेन नहीं, एक संपादक थी शायद इसमें, जो उनकी बेटी थी, मृणाल पांडे। मृणाल पांडे जी। उनका भी एक पत्र है, जब उन्होंने एक महिलाओं की एक पत्रिका निकाली थी। और बहुत से लोगों के पत्र हैं। हमें अक्के जी ने कॉफ़ी पिलाई थी अपने घर बुला कर के।
इसी प्रकार रघुवीर साहे जी, रघुवीर साहे से परिचय हुआ तो वो लखनऊ के रहने वाले थे, तो अभी भी उनके घर से मेरा परिचय है लखनऊ में। तो उस पत्रिका ने इतना दिया, हाथ से लिखी पत्रिका होती थी, वो इतने खुश होते थे, अच्छा ये लड़का बाहर जाके पढ़ भी रहा है और साथ में हमारी पत्रिका का संपादन भी कर रहा है। तो जीवन यापन के लिए धन कहाँ से आ रहा था? हाँ, वो पत्रिका धन, हाँ निःशुल्क जी। आप कह रहे हैं कि नहीं, पत्रिका कैसे? नहीं, पत्रिका तो ये शौक से था। हुँ, नॉर्वे में उस समय हमें 20 घंटे सप्ताह से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं थी और यहाँ पर 8 घंटे रेलवे की नौकरी के बाद भी पढ़ते थे। अपने और रात की नौकरी लगवाते थे, शाम की लगवाते थे, कक्षा में सोते थे। तो उससे फिर वहाँ इतना मुक्त हो गए, केवल 2 घंटे तो विश्वविद्यालय आप जाइए। रेलवे के श्रम के चलते भाग गए, हाँ, मैं सरकारी नौकरी छोड़ के गया हूँ यहाँ से। क्यों? वो इसलिए गया कि मुझे लगा कि एक अवसर है बाहर विदेशों में हिंदी के लिए काम करने का और फिर संघर्ष तो आपको पता ही है कि आपको जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। जैसे आज एक मैं राय देना चाहता हूँ, वैसे मेरी राय ना माने भाई, युवाओं जो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, कृपया यहाँ के मौसम से जूझने की तैयारी करो और अभावों में जीने की तैयारी करो। अगर आपके माता-पिता के पास कार है तो उसके टायर और ये पहिए बदलना सीखिए और उसके बल्ब जलाना सीखिए और चीज़ें सीखिए। अगर आपके यहाँ रोशनी म नहीं जा रही मोहल्ले में तो उसके लिए कोई जैसे जैसे फ्लाइट में अगर आप डॉक्टर होते हैं तो आपको अतिरिक्त सुविधा भी देते हैं एयरपोर्ट पे कि चलो आप उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करो या उनके कार्ड बने होते हैं। जैसे मेरे बच्चे हैं 3, मेरे परिवार में 3 बच्चे, 1 बहू और 2 बच्चे डॉक्टर हैं। तो किसी भी एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनसे सेवा ली जा सकती है। आप एक्सपर्ट होकर, इंजीनियर होकर कोई सहायता नहीं कर सकते। नॉर्वे से सीखिए प्लीज़। नॉर्वे से इसलिए कह रहे हैं, भारत से नॉर्वे सीख रहा है परिवार सिस्टम और हम परिवार सिस्टम खो रहे हैं। ऐसा मुझे लगा, हो सकता है कि अभी भी बहुत से परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं, बड़े-बड़े पद वन रहते हैं। संयुक्त परिवार में बहुत फ़ायदा है। आज भी हम संयुक्त परिवार से एक तरह से जुड़े हुए हैं नॉर्वे में। बेशक हम लोगों के घर अलग-अलग हैं। मैं यहाँ हूँ तो वहाँ पर रोज़ कोई न कोई बच्चा जाता है, कोई सोता है और मेरी पत्नी को जो तकलीफ़ है अगर तो डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल जाना है, कहीं भी जाना है तो वो सब जाते हैं। तो ये आप इसके साथ-साथ आप ये ज़रूर करिए। और एक दूसरी चीज़ और कहने जा रहे हैं। नॉर्वे में चुनौती है आधुनिक समाज में कि अगर कोई नर्स है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखनी पड़ रही है। उसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखने वाला व्यक्ति है, भूल जाए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको नर्सिंग के 3-4 साल फिर कोर्स करे और अपने को और अपने समाज को कुछ काम लायक बनाए। 3 साल और 2 साल और 4 साल मेरा ख्याल मैं तो किसी भी बच्चे का सपोर्ट नहीं करूँगा कि वो कॉम्पिटिशन की ही तैयारी करता रह जाए। क्योंकि उसने 1 साल गँवा दिया और अगर संघर्ष करते-करते कुछ तो चीज़ सीखा होता। तो आप चाहते हैं कि जॉब करते हुए भी आप कुछ सीखते रहिए। अगर आपकी विशेषज्ञता किसी विषय की है तो आप दूसरे विषय में भी हाथ पैर मारिए। बिल्कुल मारिए। अगर अगर आपके पास समय उस की आवश्यकता है। मतलब आप समय मत खोइए, कुछ ना समय कुछ नहीं करते ये रहिए। आवश्यकता है। आपको एक से अधिक प्रोफ़ेशनल चीज़ों में आना चाहिए। नॉर्वे में जो प्राथमिकता दिया जाने लगा है कि अगर कोई नर्स है साथ में, उसने उसने जो अगर नॉर्वे की मिलिट्री में भी गया है तो उसको प्राथमिकता देंगे। क्योंकि उसने 18 महीने मिलिट्री में भी किया। नॉर्वे में चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सबको 18 महीने मिलिट्री में जाना पड़ता है। आप गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, हम लोगों को नहीं ज़रूरी है। आप बाहर से, जो लोग बाहर से गए हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और लेकिन हमारे, आपके बच्चों को हाँ, हमारे 2 बच्चे गए हैं। वो 2 जो बच्चों ने सेवा दी दूसरी। और आप पूछ रहे थे वहाँ करके, अब जैसे हम दूसरे बच्चों को कह रहे हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया? मैंने अपने बच्चों से कहा कि तुम 14 से 15 साल के हो गए, जाओ अखबार बाँटो, देखो क्या होता है। तो उन्होंने अखबार बाँटा और उसी तरह बच्चों से कहा कि तुम जाके अपने जनरल स्टोर में काम करो खाली समय में। देखो काम कैसे होता है, मेहनत कैसे होती है। उन्होंने सब ने किया। उसके बाद ये बच्चे डॉक्टर हैं, कोई एक पोस्ट ग्रेजुएट है इसमें आईटी में। अच्छा काम है। और उन बच्चों को, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कहते हुए, मेरे इन चारों बच्चों को, बिटिया को दूसरी तरह का शौक़ है तो वो बच्चों में, महिलाओं में और सामाजिक कार्यों में अतिरिक्त प्रवीण है। तो दूसरी ये सारे बच्चे अपने आप जो है, जैसे इकिया यहाँ है या दूसरी है, तो वो अपने वो आरी भी चला सकते हैं, वो हथौड़ी भी चला सकते हैं, वो सारे अपने टायर बदल सकते हैं, वो अखबार बाँट चुके हैं, उन्होंने सब देखा है, स्की कर चुके हैं। आज भी सारे मेरे बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं। बिटिया जो है दूसरी तरह से ट्रेनिंग में जाती है। सारे लोग, आपने, आपके दोस्त ने जो कहा था कि मेरी बेटी को
ये समझा दो कि वो विदेश न जाए। हाँ एक वो तरफ आप पूरी ज़िंदगी विदेश में रहे और आपसे वो ज्ञान लेना चाहते हाँ हैं तो कि मैंने उनको विदेश। कहा कि तुम्हारे घर में कार है, तुम टायर बदल देती हो, विदेश में तो आपको टायर वायर सब खुद बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि वहाँ खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला कोई नहीं आएगा। आपको अपनी टॉयलेट सब खुद साफ करनी पड़ेगी। और जब आप वहाँ पर विद्यार्थी होंगे, तो विद्यार्थी होने में जैसे हम लोग के समय में था कि अगर हम लोग 5 मंजिल में रहते हैं, 5 मंजिल की बिल्डिंग या 6 मंजिल की बिल्डिंग में, हालाँकि उसमें लिफ्ट होती थी, तो चूँकि हम लोग को उससे बहुत कम पैसा लिया जाता था कमरे के किराए के रूप में, तो हम लोग को अपनी सीढ़ी साफ़ करनी होती थी। जैसे मेरे मंजिल से लेके 1 मंजिल नीचे तक सीढ़ी साफ़ करनी होती थी। और उसमें ये भी बताया गया था कि अगर दूसरी मंजिल में कुछ कूड़ा जैसे है और उसको अनदेखा मत कीजिए, उसको भी उठा लीजिए। तो ये सब करना पड़ता था। और मैं 7 लोगों के बीच साथ रहता था अपने कॉरिडोर में। तो और हम इलीगल इस रूप में थे कि मुझे उस समय ज्ञान नहीं था, मुझे सूचना नहीं थी कि मैं अपने एक बच्चे के साथ और पत्नी के साथ वहाँ रहता था। 6 महीने बाद मेरी पत्नी आ गई थी नॉर्वे, बुला लिया था उन्हें। तो और स्टूडेंट टाउन में आपको पता है इतनी मुश्किल नहीं होती थी रहने की, क्योंकि पड़ोसी बहुत सहयोग करते थे। 10 बजे के पहले हम किचन जाते नहीं थे। और कॉरिडोर को रोज़ साफ़ करना, किचन को रोज़ साफ़ करना, तो उनको लगता था कि ये लोग अपना ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो उस तरह से करते थे। बाद में पता जब मैं कॉलेज ऑफ जर्नलिज़्म में आया, तो हाँ, सब लोगों ने अच्छा सा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा जाता है उसमें किंडरगार्टन, हमने कहा नहीं जाता। कहते तुम्हें तो फ्री में जाना चाहिए, तुम तो कमाते ही नहीं हो। क्योंकि 20 घंटे काम था, मैं 20 घंटे से अधिक काम नहीं करता था। कभी अखबार बाँटने का, मैंने स्कूलों में सफाई भी की है और हमारी पत्नी ने भी हमारे साथ सफाई की है। हमने रेस्टोरेंट में सैटरडे संडे काम किया है। एक ब्राह्मण परिवार से हाँ, हाँ। जो संस्कारगत रूप से भारत में विशिष्टता बोध से ग्रस्त होता है जी, जी। और वहाँ जाके आप सारा काम कर रहे थे, जी। तो आपको कभी उसको काम करने में कभी हिचक नहीं हुई कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नहीं, आपके दर्शकों को, आप सब लोगों को आप लोगों को ये भी बता दूँ, मैं भारत में भी अपना टॉयलेट खुद साफ़ करता हूँ। इसलिए साफ़ करता हूँ बिल्कुल ठीक रहे। अब जैसे मेरा बेटा होली में आएगा, तो पहले सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ कि उसको साफ़ करने वाला उसी तरह का ब्रुश जिसकी उसको आदत है। मैंने नॉर्वे से लेके आया हूँ, तो वो ब्रुश वहाँ रख दिया है, अपने आप साफ़ करें। और बाकी सब साफ़ रहेगा, सैनिटाइज़र हर जगह रहेगा। सैनिटाइज़र ये भारत का ही है, बहुत अच्छे-अच्छे सैनिटाइज़र हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, तो खुद साफ़ करेगा, सब वो करेगा। और कोई चीज़ होगी, जैसे पानी है, हाँ, पानी के बारे में ज़रूर है कि मुझे प्लास्टिक में बोतल में पानी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। ये जो आपकी जो रचना यात्रा है जिसमें आप वेदना, रजनी, जी, नंगे पाँव का सुख, जी, दीप जो बुझते नहीं, जी, संभावनाओं की तलाश, जी, नीड़ में फंसे पंख, जी, गंगा से ग्लूमा तक तो मैंने उससे कविता पढ़ी ही। जी, सड़क पर देवदूत, प्रवासी के जी, अंतर्द्वंद और लॉकडाउन। जी, इस तरह से जो कविताओं का आपका वितान है जिसमें आप प्रवासीपन की बात बहुत है। जी, आपकी कविताओं में प्रकृति, परिवेश और जो प्रवासी जो स्मृतियाँ हैं जी, तुलनात्मक रूप से, जी, आप नॉर्वे को अपना मान चुके हैं, लेकिन हिंदी, चूंकि आप हमेशा हिंदी के साथ जुड़े रहे, जी, जी, भारत से आपका जुड़ाव कभी समाप्त ही नहीं हुआ। जी, और नॉर्वे में इतने लंबे वर्षों तक रह के भी आप कहीं न कहीं भारत के प्रतिनिधि के रूप में जी, एक तरह से काम करते हैं। भले ही आप वहाँ की नागरिकता आपको मिल चुकी है, आप वहाँ के बासिंदे हो चुके हैं। जी, जी, जो प्रवासी संसार है, आपके समय का के जो प्रवासी लोग थे और जो बाद के समय, मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद कम से कम 3 पीढ़ियाँ अलग-अलग रूपों में जा चुकी हैं। आपके पूर्ववर्ती जो लोग गए थे उनका संसार बितान अलग था। आप जब गए तो उस ज़माने में वीज़ा तक नहीं था, आप चले गए, वहाँ रहने लगे, पढ़ाई किया, वीज़ा भी मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। प्रवासी संसार हिंदी को विदेशों में किस तरह बरत रहा है, एक प्रश्न मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो नई पीढ़ी है जो वहाँ पल बढ़ रही है, मैं आपकी बात और आपके परिवार की बात नहीं कर रहा जी, हूँ क्योंकि आप हिंदी सेवी हैं। जी, जो दूसरे प्रवासियों से जब आप मिलते हैं दूसरे देशों में, चूँकि विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आप गए हैं और लगातार आप उन लोगों के संपर्क में हैं जो लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी सेवी हैं और दुनिया भर में लिख पढ़ रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा प्रश्न
ये है कि विदेशों में हिंदी प्रवासियों के बीच में किस तरह से बची है, बढ़ रही है, समाप्त हो रही है या उसको बचाए जाने की आवश्यकता है, नंबर 1। और साथ-साथ आप क्या देखते हैं कि जो प्रवासी संसार है वह अपनी माटी को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को कैसे बरत रहा है, संजो रहा है? जी, मैं शुरुआत करता हूँ हिंदी के संदर्भ में और देश ले रहा हूँ नॉर्वे। जब हम शुरू में गए थे तो उस समय जो वहाँ हमारे भारतीयों का, क्योंकि हम किसी भी संदर्भ की बात करें तो आर्थिक संदर्भ तो आ ही जाता है। क्योंकि अगर हम विदेश गए हैं तो उसका एक कारण ये भी होता है कि शिक्षा के लिए विदेश गए हैं और आर्थिक हम कमाने-धमाने भी गए हैं वहाँ। तो शुरू में जो हमारे लोग थे सेमी स्किल्ड थे, स्किल्ड थे, वो आए और उनके पास समय नहीं था कि वह हिंदी और उसके लिए काम करें। लेकिन उन्होंने उस समय सहयोग बहुत दिया। उन्हीं के पैसों से हम लोग की पत्रिका छपती थी और उन्हीं के पैसों से कार्यक्रम होते थे और उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया। तो कम से कम जो बोलने में भाषा हमारी बची रही और उसमें जो स्वयंसेवी थे, जैसे मैं हूँ, मुझसे भी जो बड़े स्वयंसेवी पूरी दुनिया भर में हैं और होंगे और आने वाले में और आएँ, इसकी हम कामना करते हैं। तो वहाँ पर शुरू में हिंदी जब पढ़ने की बात आई तो जब हमने वहाँ दूतावास से बात की कि हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, हम ये पत्रिका निकालते हैं, तो गए जम करके और वो जमकर जाने का मतलब बिल्कुल स्वाभिमान से गए और अकड़ के नहीं, मतलब कॉलर खड़े नहीं थे लेकिन समझ लीजिए कॉलर खड़े करके गए। उनसे कहा कि मैं हिंदी का काम कर रहा हूँ और ये देखिए ऐसा है और हमें यहाँ की सरकार भी बुलाती है, सब कुछ करती है, तो मैं चाहता हूँ आपके यहाँ हिंदी पढ़ाएँ। उनको भी बहुत अच्छा लगा, रोचक लगा। उन्होंने आपस में बात की, उन्होंने बुला लिया फ़ोन करके, उन्होंने कहा ठीक है आइए हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाइए। जब पढ़ाने लगे फिर उनसे प्रार्थना की कि आप ज़रा बाहर वाले बच्चों को भी आने दीजिए, उन्होंने ऐसा भी शुरू किया। फिर लोगों के मन में जिज्ञासा हुई, हमने हिंदी के लिए शुरू किया, फिर वहाँ पंजाबी, मेरी वजह से नहीं लेकिन पंजाबी लोगों ने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे ये हुई कि चूँकि काम में सब व्यस्त थे, तो स्कूलों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, हमने नहीं मतलब माता-पिता ने और हमसे पहले और लोगों ने भी वहाँ रिक्वेस्ट की, आवेदन किया कि भई स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाए। तो मातृभाषा के रूप में वहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए वो तैयार हो गए और क्योंकि उनका मानना था कि अगर मातृभाषा का कोई शिक्षक वहाँ नहीं होगा, तो वो बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? क्योंकि उनको तो कुछ नहीं पता है। उनको और कक्षा उनके लिए अलग लगाई नहीं जाएगी। वो बाद में थोड़ा कक्षा अलग लगाई गई। तो अगर 4 बच्चे हैं, तो उनको 1 अध्यापक मिलता था बेसिक स्कूल में और वह जो है फिर ये लगा कि 1 अध्यापक मिलने की जगह पूरा हिंदी कक्षा ही कर दें। तो हिंदी और पंजाबी भाषा वहाँ पाठ्यक्रम में आ गई। तो वो हिंदी और भाषा पढ़ाई जाने लगी। 1993 में जब बजट की कटौती हुई तो वो पढ़ाई जाना बंद हो गई। फिर ये समस्या आई कि जो वहाँ पर अध्यापक है उनका क्या होगा? फिर ये हुआ उन सभी अध्यापकों को सहायक अध्यापक के रूप में पढ़ाने की इजाज़त हुई। जैसे कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, तो वो कोई बच्चा जो गणित नहीं समझ पा रहा है, तो उसको समझाने के लिए रखा गया। उसमें ऐसा भी हुआ कि बहुत से हमारे जो भाषा के अध्यापक थे, हिंदी के, पंजाबी के, तमिल के, तो उनको वो भाषा भी पढ़ाने दी गई जिनके जो उसके वो अधिकारी थे और वो काफ़ी नॉर्वेजियन भाषा भी सीख चुके थे। तो उस समय फिर उसके बाद ये आया कि कैसे किया जाए? अब फिर ये माँग उठी कि भई बच्चे तो हिंदी सब सीख जाएँगे और यहाँ दूसरी भाषाएँ स्वीकृत थीं। जैसे वहाँ पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में हमारी कुछ भाषाएँ स्वीकृत हैं, हिंदी नहीं स्वीकृत है। हिंदी को भी किनारा किया जाने लगा वहाँ। तो हम लोगों ने हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू सबको जोड़ा कि हमारी भाषाओं को मान्यता मिले और सबको मिल-जुल के बातचीत की और वो उसमें सफल हुए। फिर हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाई जाने लगी और बहुत से जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वो भी अपना विज्ञापन देने लगीं। शुरू में उन्होंने हमें पैसे दिए अनुवाद के, हम बिना अनुवाद के ही कर देते हैं उनके। हम थोड़ा संक्षिप्त, अगर कोई पार्टी हमें कहे कि अपना वो अनुवाद कर दीजिए, वो पसंद नहीं होगी तो उससे हम पैसे ज़रूर ले लेंगे कि भई ये पसंद पार्टी नहीं, काम तो करना है। तो उनका हम कर देंगे क्योंकि आपका जो विचारधारा होती है, विचारधारा का मतलब ये पार्टी जो है बच्चों के लिए ठीक है, ये पार्टी महिलाओं के लिए ठीक है। अगर हमारा अकेला बच्चा है और हम अकेले जी रहे हैं तो हम सोचेंगे कि वो पार्टी के पास जाएँ जो हमारी पार्टी वो मदद करती है। इस रूप में कह रहे हैं। वैसे उस तरह की विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं कि सोशलिज़्म में कोई नॉर्वे में कोई भी सभी सोशल डेमोक्रेसी सभी पार्टियों को होना ज़रूरी है
वहाँ की, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, चाहे हम लोग की हिंदी पढ़ाने वाली संस्था हो, उन सब में महिलाओं को 40% जगह होना बहुत ज़रूरी है। और चाहे वो प्रवीण ना हो तो भी बहुत ज़रूरी है। 40%। 40% प्रवीण ना हो तो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, तो हमारी पार्टी में जो नया कोई आता है और कोई युवा आता है, चाहे वो लड़की, अगर लड़की है तो और बढ़िया है, नहीं कोई भी आता है तो उसको कार्यकारिणी में जगह मिल जाती है। जबकि बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बहुत समय नहीं मिलती, लेकिन काम करने की जगह मिलती है। तो हिंदी का जो अब दोबारा ये हुआ कि हिंदी का हम रेडियो चला सकते हैं, हिंदी का टीवी चला सकते हैं, तो उसमें जो है वहाँ पर फ़िल्में दिखाई जाने लगीं। अब नॉर्वे में अब उसी हिंदी के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्वे में जो है लगभग हर सप्ताह हिंदी फ़िल्म दिखाई जाती है और हिंदी फ़िल्म के लिए लाइनें लगती हैं, और नॉर्वेजियन फ़िल्म उसी लगती है तो पता चला कि कोई लाइन नहीं है। और हमारी जब फ़िल्में आती हैं तो बहुत धुआंधार तरीके से चलती हैं। उसका अनुवाद भी दिखाया जाता है अगर कुछ प्रसिद्ध है। नॉर्वेजियन जो लिपि है जी। ये उर्दू जैसी। नहीं, नॉर्वेजियन लिपि ये अंग्रेजी क्या जैसी है? है। ये क्या ये है? तो उर्दू में मेरी उर्दू पुस्तक है। उर्दू में आपकी पुस्तक नॉर्वेजियन है या ये हिंदी इसमें वाली? इसमें लिखा है नॉर्वे की उर्दू कहानियाँ, नॉर्वे की उर्दू ये कहानियाँ। इसका नाम है। और तो इसमें इसकी प्रेरणा नॉर्वे में उर्दू कहानियाँ कहाँ से आई? नॉर्वे में उर्दू बोलने वाले थे, वहाँ उन लोगों ने लिखी, उन लोगों ने लिखी और जैसे आपने हिंदी में हमने लिखी, संपादन किया। आपने संपादन किया। और एक और बहुत रुचिकर बात है, मित्रों और भाइयों, आप बहनों, आप लोग जो सब यहाँ सुन भी रहे हैं और बाद में भी सुनेंगे, ये ध्यान रखिए कि भाषा का जानकार होने के साथ अगर आप भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, उस भाषा की सहायता करना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भाषा लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो, लेकिन बोलना जानते हो, उसके लिए बहुत प्रेम करते हो। ये पुस्तक मैंने एडिट की है, लेकिन इसमें दूसरे पैराग्राफ में मेरे द्वारा लिखा गया है, ना मुझे उर्दू लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, मैं इसका संपादक हूँ। और इस पुस्तक के बारे में अंदर हमारे गोपी चंद नारंग जी ने भी थोड़ा-सा लिखा है, रामलाल जी ने भी लिखा है। एक और हमारे लखनऊ के नाटककार हुए हैं और आपके एनएसडी में भी थे, हमारे विलायत जाफ़री साहब। तो विलायत जाफ़री साहब ने भी उसके बारे में लिखा है कि ये लेखक मज़दूर हैं। तो मैं इसका संपादक हूँ, मैंने जिनसे सहयोग लिया, उनका नाम लिखा है और उनके सबसे इकट्ठे करने में मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ी। तो इसलिए कोई भी भाषा वाला व्यक्ति किसी भी भाषा की सेवा कर सकता है। शरद जी, आपका जो प्रिय विधा है वो कौन-सी है? मैंने कवि, आप मूल रूप से कवि हैं, हाँ जी। कथाकार हैं, पर्यटक हैं, जी। पत्रकार हैं, क्या हैं? अगर मुझे कहा जाए प्राध्यापक अगर हैं। मैं कहूँ 3 शब्दों में कहा जाए तो मैं कहूँगा कवि, नाटककार और मीडिया। और विशेषज्ञ नहीं कहूँगा, लोग कहते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ इस रूप में कहते हैं कि हमने नॉर्वे में पत्रकारिता भी की है, फ़िल्में भी बनाई हैं और दूसरी चीज़ों में भी रहा हूँ। लेकिन मुझे कविता हमेशा लुभाती रही, लेकिन मुझे नाटक बहुत पसंद है। लेकिन हमारे पाठकों को क्या पसंद है? मेरे पाठकों को मेरी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। मैंने कम कहानियाँ लिखी हैं, अधिकतर कहानियाँ पाठ्यक्रम में हैं, और जितनी भी लघु कथाएँ लिखी हैं, उनमें 7 लघु कथाओं पे फ़िल्म बन चुकी है, लघु कथाओं पे। तो ये मुझे लग रहा है कि किस भाषा में, हिंदी में या नॉर्वेजियन? हिंदी में। आपको 4-5 तो आपको यूट्यूब में मिल जाएँगी। मैं ये प्रश्न मेरा ये है कि आपके जीवन का अगर मैं ये पूछूं कि आपके नॉर्वे प्रवास का या आपके पूरे अब तक के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय या घटना हाँ। कौन सी थी और सबसे संतुष्टि का पल कौन सा था? जी, आपने जब ये पूछा तो मुझे शुरू में आपने एक प्रश्न पूछा था, वहाँ यहाँ क्या मतलब शुरू में संघर्ष? संघर्ष नहीं, जब आप प्रयास करते हैं, जहाँ बुलाए नहीं जा रहे हैं फिर भी जा रहे हैं। बुलाने का मतलब यहाँ वहाँ दावत नहीं होती है। अगर एक सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें आप जा सकते हैं, टिकट होती नहीं है, आप जा सकते हैं। उस और पत्रिका होने के कारण नेल्सन मंडेला से मिला, आमंत्रित नहीं था, और जब वो उनके साथ बाहर निकला तो वहाँ पर फ़ोटो खींची गई क्योंकि उनको दूसरे दिन नोबेल प्राइज़ मिलना था। फ़ोटो वगैरह छपी। और नेल्सन मंडेला के बारे में मैं एक बात बताऊँ, जब मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1986 में जब मैंने अपना वहाँ जर्नलिज़्म पूरा किया और यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग की, तो राजेंद्र अवस्थी जी चाहते थे मैं यहीं काम करने आ जाऊँ। तो मेरे 2 लेख छपे थे, एक नेल्सन मंडेला के देश के बारे में कि सोना पैदा करने वाला देश कब तोड़ेगा लोहे की जंजीरें, ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में था। जो आपने बताया कि खुशी वाला कौन-सा मौका था, तो पहले और दोनों ही प्रश्नों में थोड़ा-सा मिला हुआ है। जब नेल्सन मंडेला से मिला, मेरी इतनी खुशी हुई कि उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। और उस कार्यक्रम में मुझे जैसा कि पता है, आप लोगों से भी निवेदन है, आप भी कोशिश करिए, आज तक का प्रोग्राम कुछ हो, शुरू से ही लाइन में आ जाइए। कई बार ऐसा है कुछ आप लाइन में लगे होते हैं बहुत देर तक, तो आप अंदर आ जाते हैं,
जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे। मुझे नॉर्वे में बहुत मौका मिला है बड़े बड़े लोगों से मिलने का। मेरे कम से कम नहीं तो मैं 40 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेताओं से मिला हूँ। उनसे आधे लोगों से मैंने साक्षात्कार लिया है। उस साक्षात्कार लेने में मुझे नॉर्वे के विदेश विभाग ने बहुत सहायता की है। और मैं 41 साल से वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का नॉर्वे में मेंबर हूँ। मुझे गर्व है कि मैं हिंदी में भी जानता हूँ। और मुझे आपने एक चीज़ और पूछी थी, मैं सब मिला करके मैं विदेशों में हिंदी का सेवक कहलाना पसंद करूँगा। हालाँकि मुझे कहानी भी बहुत प्रिय है, कविता भी बहुत प्रिय है, नाटक तो बहुत ही प्रिय है, क्योंकि नॉर्वे में हमने जितने नाटक देखे उतने भारत में नहीं देखे। और वहाँ की जो फ़िल्में जितनी हमने नॉर्वे में विदेशों की फ़िल्में देखी, उतनी हमने भारत में नहीं देखी। हाँ, जब मेरा यहाँ आवारगी का समय था, जब आपसे बताया फ़ेल होने के पहले 69 से 72 तक, जिस समय राजेश खन्ना का ज़माना था, उस समय मैं भी अपने को राजेश खन्ना समझता था, तो चंदा ले लेके फ़िल्में देखा करता था। तो उसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया फ़िल्मों की तरफ आने में, क्योंकि उस समय का भी दौर जो था, बहुत ही गुदगुदाने सबसे वाला था। चुनौतीपूर्ण समय कौन सा था या घटना शुरू कौन सी थी जो जिसमें आपको लगा हो कि यार अब मैं बहुत शुरू में मुझे वहाँ नॉर्वे में अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो खान-पान बिल्कुल अलग था। वहाँ की जो चीज़ है, वो दुनिया भर में मशहूर है, जाती है। और वहाँ का जो सॉलमन मछली है, दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ की मछली बहुत बिकती है और उसकी एक गोली आती है ओमेगा 3। वहाँ के नाम से बहुत से जो यूरोपीय देश बनाते हैं। और तो इन सब होने के बाद मुझे रास नहीं आई। मुझे ना चीज़ पसंद नहीं थी, दूध ज़रूर पसंद था। और दूध और मक्खन वगैरह, फिर मक्खन से भी थोड़ी अरुचि होने लगी और बहुत सी चीज़ें थी। तो ये शुरू में बहुत इंटीग्रेट ना होना बहुत मुश्किल था। जब इंटीग्रेट होने लगा, वहाँ के समाज में घुलने-मिलने लगा, तो ये चीज़ें अच्छी होने लगी। अभी भी लगातार आप यात्राएं करते हैं भारत हाँ, और नॉर्वे के बीच में, जब इतना नेचर का जो प्राकृतिक रूप से जो अंतर है हाँ। उससे तादाद में कैसे बैठाते हैं? मैं समझता हूँ कि भारत में गर्मी में तो ज़रा मुश्किल होता है बाहर, लेकिन हम आपको गर्मियों में भी सूट पहने मिलेंगे। कई लोग हमसे पूछते हैं, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपको देखना है कि ज़रूरत क्या की चीज़ की है। अगर मुझे भारत आना है या हमें आपसे मिलना है, किसी की शादी-ब्याह में आना है या वैसे ही आना है, तो उस मौसम क्या है? मैंने एक कविता में भी लिखा है कि भारत जाने के लिए मौसम की ज़रूरत थोड़ी ना है, कोई भी मौसम हो। आपने नॉर्वे की जो लोक कथाएं हैं जी, उन पर भी कुछ काम किया है, जी, उनका भी अनुवाद किया है। जी। हमारे यहाँ की लोक कथाओं में और जो नॉर्वे का जो लोक जीवन है, लोक कथाएं हैं, उनमें क्या अंतर है? और नॉर्वे की और भारत की लोक कथाएँ बहुत साम्य हैं। बहुत सी कथाएँ जो यहाँ हैं, उसकी छाया वहाँ दिखाई पड़ती है, या वहाँ की कथाएँ यहाँ छाया दिखाई पड़ती है। कई बार पात्र बदल गए हैं, मौसम के हिसाब से उनके वस्त्र बदल गए हैं। तो बहुत जो मेरा मानना है कि जो लोक कथाएँ हैं, वो देश काल के हिसाब से वो घूमती रहती हैं। जैसे कि करीब 1100-1200 साल पहले हमारे रोमा लोग गए, वो बहुत से देशों में बसे। जो रोमा लोग हैं, जिन्हें हम रोमा कहते हैं, वैश्विक संदर्भ में रोमा से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। वो लोग जो है यहाँ हमारे राजस्थान से और पंजाब से गए। आज भी देखेंगे कि आइंस्टाइन ने भी अपनी चीज़ें लिखी, तो उनका दृश्य किया। आइंस्टाइन पे कोई नाटक होगा तो रोमा के नृत्य या उसके बिना पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो भी बहुत देखना पसंद करते थे। वो डेनमार्क की जो राजा की सेना में भी वो भर्ती हुए, और हस्तकला, लेकिन वो बदल नहीं पाए। तो एक तरह से ये कहेंगे कि जो मौसम का जो है, ये आप पे भी थोड़ा-सा होता है। अगर हम नॉर्वे में बाहर से मौसम में निकलना बंद कर दें, तो हम भारत के मौसम को भी नहीं सहन सहन कर पाएँगे। वहाँ जितना भी होता है, जैसा भी मौसम होता है, मैं बाहर निकलता हूँ। और बाहर निकालने में एक और थोड़ा-सा कारण अच्छा-सा आ गया है। मेरे छोटे बेटे को जब इसकी इसकी बेटी पैदा हुई 3 साल पहले, तो उसके पास एक छोटा-सा डॉगी था, जिसका नाम है डॉक्टर विस्की। उसका नाम डॉक्टर विस्की से रजिस्टर्ड है। और बेटे का उसमें टेलीफ़ोन नंबर लिखा है उसके गले के पट्टे में। और वहाँ पर आप जो है सड़क पे कुत्ता नहीं छोड़ सकते, मालिक को साथ रहना पड़ेगा, उसको उसको बंधा रहना पड़ेगा, ताकि वो किसी को डरा ना सके, कुछ ना हो सके। तो उसकी वजह से मुझे 4 बार तो टहलने जाना पड़ता है। और जो जो हमें काम जो है, और दूसरी बात जो है, मुख्य बात ये कह रहा हूँ, मैं निजी बात क्यों कहूँ कि आपको जिस जगह रहते हैं, उससे रूबरू होना पड़ेगा। और बुढ़ापे, जिस तरह से युवा समय में आपको कसरत करनी, ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, उसी प्रकार बुजुर्ग समय में भी ट्रेनिंग करना, कसरत करना बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्म से भी जुड़े हैं, तो वो बहुत अच्छा है। भारत और भारतीयों को वर्तमान में
यूरोपीय देशों में, विशेषकर नॉर्वे में, किस रूप में देखा जाता है? ये क्या नॉर्वे में अंतर हुआ? जी, क्योंकि इस बात की बड़ी चर्चा भारत में होती है कि जी। पहले हम विकास के साथ हमारे हमारे बारे में लोगों का दृष्टिकोण बदला है। आप इस बात को कैसे देखते हैं? जी, मैं ये देखता हूँ कि भारतीयों की इज़्ज़त इसलिए भी ज़्यादा है कि भारतीय लोग किसी भी धर्म और किसी भी जाति के, किसी भी प्रदेश के हों, मैंने वहाँ महसूस किया है, सभी लोग वहाँ पर मिल-जुल के रहते हैं और नॉर्वेजियन समाज में इंटीग्रेट होते हैं। इसीलिए भारत जो है दूसरा देश है नॉर्वे में, जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। 2 देश हैं, उनमें से एक भारत है। तो ये एक बहुत खुशी वाली बात है। दूसरी बात वहाँ के बच्चे, अभी नए युवा जो वहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने उसी तरह संघर्ष किया और मेरी तरह नहीं, मुझसे भी ज़्यादा कि वो ट्रेनिंग भी करते हैं और काम भी करते हैं और उसके बाद समय से जाते हैं। वो इस बात का भी ध्यान देते हैं कि जिस जगह जा रहे हैं, वहाँ पर हम किस तरह की भाषा बोलें, किस तरह के दिखें। वो हमारी कुर्ता-पैजामा हो सकता है, अगर हम नॉर्वेजियन समाज की भी पार्टी में जा रहे हैं, कुर्ता-पैजामा भी हो सकता है। साफ-सुथरा हो, बढ़िया हो, वो तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो भारतीयों की एक तो पढ़ाई में इन्होंने इज़्ज़त कमाई है, लेकिन उन भारतीयों को बड़ी जॉब नहीं मिल सकती, जो वहाँ इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। बेशक वो उस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हों। ज्ञानी होने के साथ-साथ वहाँ आपको समन्वय स्थापित करना ज़रूरी है, एक-दूसरे से मिल-जुल के रहना ज़रूरी है, इंटीग्रेट होना ज़रूरी है। वहाँ के समाज में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उसमें आपको शामिल होना ज़रूरी है। और वहाँ पर जो है दबाव डाल के और खराब भाषा में कभी भी कोई सूचना नहीं दी जाती। अगर मान लीजिए हमने अपने कूड़ा बाहर फेंका है, कूड़ेदान के अलावा, तो सबको चिट्ठी जाती है, कूड़ादान के बाहर कूड़ा पड़ा था, आप लोग कूड़ा मत फेंकें। और उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं जो यहाँ आवश्यक नहीं है कहना। तो इस तरह से और वहाँ पर एक चीज़ बहुत बढ़िया है, जो नॉर्वे से हम लोगों ने सीखी, दूसरों के लिए श्रमदान करना। भारत में ये कंसेप्ट कुछ लोगों के पास है जो समाजसेवी होंगे, सबके पास नहीं, संत हैं या जो भी आप हैं, आपकी रुचि है कि चलो पड़ोसी का भी झाड़ू लगा दो। लेकिन वहाँ पर कंसेप्ट है दूसरों के लिए श्रमदान करना। वही कारण है कि जो सरकारी सड़कों के अलावा जो जो वहाँ पर समाज की सड़कें हैं, देश की सड़कें हैं, उनको नॉर्वेवासी खुद साफ़ करते हैं, उसकी खुद रक्षा करते हैं और इसीलिए एक आम सामान्य नॉर्वेवासी है, उसके पास 3 घर होते हैं। एक घर जो वो किराए का हो, चाहे वो उसका अपना हो, वो महँगा होता है और जहाँ वो काम करता है, वहाँ लेना चाहता है। और दूसरे दोनों घर सस्ते होते हैं, एक पर्वत पे होता है, एक पानी के किनारे होता है, चाहे वो झील के किनारे हो, नदी के किनारे हो या सागर के किनारे हो। लेकिन ये मैंने वहाँ देखकर बहुत खुश हुआ कि वहाँ पर मूल नॉर्वे के लोग, उससे हम लोग प्रवासी लोग भी सीखे हैं कि आस-पास का कूड़ा हटा देना, सफाई कर देना और वहाँ पर भी ये सीवर सिस्टम नहीं है। वो एक डिब्बे में सब इकट्ठा करते हैं और जा कर के जमा करते हैं और उसके उन्हें पैसे भी देने पड़ते हैं। इस तरह से वो प्रकृति के साथ जी रहे हैं और बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं। नॉर्वे की प्रकृति की बात आपने की। नॉर्वे की प्रकृति जो फ्योर्ड है, बर्फ है, मध्य रात्रि का सूर्य जिसकी हम लोगों ने बात की, उसने आपके लेखन को किस तरह से प्रभावित किया? और जो लोक परंपराएं हैं वहाँ की, जी। या संगीत की जो परंपरा है, या नाटक की आपने बात की, वो आपकी रचनाओं में किस रूप में परिलक्षित होता है? जी, एक बात तो जैसे भारत में भी है कि हमारी जो पुरानी परंपराएँ हैं उसको ध्यान रखते हैं, उन चीज़ों को सँभाल के रखा है। नॉर्वे ने भी जब नॉर्वे की जो शुरू की संस्कृति है, वो लोग भी मानते थे कि इंद्र भगवान होता है, वो भी मानते थे ऐसा होता है। तो उन लोगों ने अब उस पर वो उतना उस तरह से बात नहीं करते, लेकिन अभी भी उस तरह की कथाएँ सब मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं। वाइकिंग लोग जो डकैती करते थे, समुद्र के जहाज लूट लिया करते थे वाइकिंग लोग, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये वाइकिंग लोग थे। इन लोगों ने यूरोप में कई शहर भी बसाए। एक बात और हमें स्कैंडिनेवियन देशों से सीखना चाहिए कि वो नाविकों का काम करते हैं और स्कैंडिनेविया देश जो है मुझे तो लग रहा है कि अधिकांश जो सामान ढोने का काम वहीं के लोग या वहाँ की बोटें करती हैं, चाहे वो दूसरे देश में वो बोटें चल रही हों। तो ये भी हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा और हर देश में उन्होंने नाविक चर्च बनाए हुए हैं। भारत में कई हैं, कई जगह हैं। नाविक चर्च बनाए हुए हैं जैसे कि कई संस्थाएँ हैं जो व्यापक है पूरे विश्व में वो उनको सहयोग देती हैं। जैसे कि एक संस्था है स्टूडेंट्स की। आप स्टूडेंट हैं और उसकी उस संस्था के सदस्य हैं, तो दुनिया में वहाँ पर उनके हीबेल यानी छोटे एक कमरे का घर या वो और सामाजिक रूप से सामूहिक रूप से खाना बनाना या मिलता है।
तो उस तरह से इन्होंने ये सीखना चाहिए कि जहाँ जहाँ गए उन्होंने विश्राम के लिए, पूजा के लिए नाविक वो बनाए। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ देखने को और सीखने को मिली। दूसरी चीज़ ये मैंने देखा कि नॉर्वेवासी देशभक्त बहुत हैं। वो कैसे देशभक्त हैं? जब नॉर्वे का आलू पैदा होने लगता है, नॉर्वे की बेरी आने लगती है, तो विदेशों की बेरी पे प्रतिबंध लग जाता है, वो नहीं आते हैं। प्रतिबंध लग जाता है, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ। वहाँ पता भी नहीं चलता कि कौन सी चीज़ बंद हुई, कौन सा क्या हुआ, और उसका प्रचार भी नहीं होता, उसके बारे में अखबारों में सूचना भी नहीं होती। तो जब नॉर्वे का आलू आता है, नॉर्वे का आलू महँगा होता है, दूसरे आलू आना बंद हो जाते हैं। एक अच्छी ये चीज़, और दूसरी चीज़, और अगर दोनों चीज़ें साथ में हैं, तो बहुत से नॉर्वेजियन लोग वो महँगा चीज़ खरीदते हैं क्योंकि वो नॉर्वेजियन है। तो ये भी एक चीज़ मैंने अच्छा देखा। वहाँ एक बुनियाद है, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय परिधान, या जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग क्या कर्नाटक में एक अलग तरह की कढ़ाई है, और बंगाल में एक अलग तरह की कढ़ाई है, साड़ियाँ हैं, उसी तरह यूपी में कई तरह की हैं। तो उस तरह वहाँ जगह-जगह के परिधान हैं। तो परिधान आज भी हाथ से बनाने का वहाँ रिवाज है, और वो परिधान 3-3 4-4 पीढ़ियाँ उस परिधान को जब बड़े बड़े दिन होते हैं, जैसे बड़े दिन मतलब त्योहार के दिन होते हैं। त्योहार के दिन वो किसे मानते हैं? जैसे वहाँ का राष्ट्रीय पर्व है 17 मई, 17 मई वहाँ संविधान दिवस है, संविधान पारित हुआ। उसी प्रकार जब किसी की शादी होती है तब, किसी का मुंडन होता है तब, तो वो पहन कर आते हैं, और उन्होंने इसको सँभाल के रखा है, शरद आलोक जी, आपकी और वो हमारी रचनाओं में भी आता है। जितनी भी आपकी रचनाएं हैं, जो भी आपने जी, लिखा है, कहीं न कहीं जो प्रवासी मन का जी, की संवेदना जो है वह ज़रूर झलक रही है, जी, झलकती है। जी, सरहदों मैं के उसमें पार कहता हूँ जो आपको। कहानी संग्रह है, प्रवासी जी, कहानियाँ हैं, प्रवासी का अंतर्द्वंद है, जी, गंगा से ग्लोमा तक है। अ, इसकी क्या वजह है कि जी, आप वहाँ के मूल बाशिंदे हो चुके हैं? कई दशक, 4 दशक जितनी उम्र बहुत सारे हमारे दर्शकों की नहीं है, उससे अधिक समय आप वहाँ बिता चुके हैं, लेकिन आपका प्रवासी मन जो है, वह अपनी माटी जी। को तलाशता रहता है। हाँ, उसके उसके 2 कारण हो सकते हैं। मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं। एक तो ये कि जो प्रवासियों में, जैसे किसी की बेटी या बेटे ने वहाँ नॉर्वेजियन मूल के से शादी की, किस तरह की समस्याएँ आती हैं, और किस तरह की समस्याओं को उन्हें झेलने के लिए हमारी कहानियाँ क्या उनको मदद कर सकती हैं। जैसे अंतर्मन के रास्ते है, वो कहानी भी है, वो नाटक भी है। अर्धरात का सूरज है, वो कहानी भी है, उस नाम से नाटक भी है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे वहाँ प्रवासियों को भी। आपने देखी होगी, एक फ़िल्म आई थी, भारतीय फ़िल्म थी, मिसेस चटर्जी अगेंस्ट नॉर्वे। फ़िल्म बहुत अच्छी थी, हालाँकि कहानी सत्य पे आधारित नहीं थी, लेकिन फ़िल्म बहुत अच्छी थी और वहाँ सराही गई, और शायद सराहने का ये भी कारण हुआ कि भई भारतीय लोग ज़्यादा नॉर्वे ना शायद ये हुई हो। मैं एक व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तो वहाँ अ, हम लोगों को वहाँ इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम अपनी कहानियों रचनाओं के माध्यम से कहते हैं। और जब हम राजनीति में भी वहाँ सक्रिय रहे, नगर पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे, वहाँ सांसद संसद का भी इलेक्शन हमारी पार्टी ने मुझे मौका दिया लड़ने का। वहाँ की हम संसद की समिति में भी रहे, उसमें भी रहे। मेरा इस बात का ध्यान रहता था कि बेशक कुछ लोग हों प्रवासी, उनकी समस्या है, वो सामान्य जेंडर समस्या नहीं है, और बहुत लोगों की समस्या नहीं है। तो वहाँ पर भी मैं कहता था, और मैं वहाँ 11 साल, वहाँ पर हर स्कूल में आपके 2 से 4 राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, जो उस क्षेत्र में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। उसमें इस शायद उदाहरण से आप ज़्यादा समझ जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर अगर एक बच्चा है, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो बच्चा जो है स्कूल कक्षा में मानसिक कारण से, या दूसरे कारणों से, भाषा ना जानने के कारण से, या उद्दंडी होने के कारण, या जन्म से ही जात होने के कारण, तो वहाँ प्रायः अधिकांश लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी वो चाहते थे कि वो बच्चे को अलग कर दिया जाए, उसके लिए अलग हो, सब हो। मैं और मेरे साथ सपोर्ट करने वाले भी 2 बड़ी पार्टियों के लोग होते थे, पक्ष वाले भी, विपक्ष वाले भी, जिनके लिए वहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ते थे एक-दूसरे के खिलाफ बाहर। वो कि जो एक बच्चा है, वो अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसको एक एक्सपर्ट अध्यापक मिलना चाहिए, और उस कक्षा के साथ ही उसको चलना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई एक बच्चा ड्रग लेने लगा है, या नाज़ी कोई साहित्य उसको मिला है, और वो उस तरह की हरकतें करने लगा है, उसने 1-2 घटनाएँ कर दी हैं कहीं, किसी भी वो घटनाओं यहाँ बताना ज़रूरी नहीं, वो आप इंटरनेट से पता कर लेंगे। तो उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर, उस बच्चे को ट्रेन किया जाता है,
और उस समाज से पूरा ले जाके बाहर ट्रेन किया जाता है, कई बार दूसरे देश ले जाके उसको ट्रेन किया जाता है, एक्सपर्ट के बीच में रखा जाता है। और यही कारण है, एक ये उदाहरण से आपको पता चलेगा वहाँ कैसे समस्याओं को देखते हैं। दूसरा ये आप देख सकते हैं कि दूसरे देशों में शिक्षा पे कितना खर्च किया जाता है, नॉर्वे कितना शिक्षा में खर्च करता है। उसी तरह आप वहाँ ये भी देखेंगे, नॉर्वे में बीमारी को रोकने के पहले बहुत खर्च किया जाता है कि बीमारी आने ना पाए, प्रिक्योर करने में बहुत खर्च किया जाता है। और वही कारण है कि वहाँ आज भी कोरोना के टीका लग रहे हैं, आज भी वो जो जाड़े में इन्फ्लुएंजा हो जाता है उसके टीके लग रहे हैं। और उसका कारण है जागरूकता भी, और दूसरी बात जो वहाँ सभी जागरूक लोग हैं, उसका कारण है 100% वहाँ साक्षरता है, पहले कुछ कम थी, और जो लोग नहीं हैं उनको भी थोड़ा साक्षर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे भारत में बेशक सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो देश को, समाज को बनाने में सहयोग दे रहे हैं, नॉन वायलेंस महात्मा गांधी वाला सिद्धांत है, या बुद्ध जी का सिद्धांत है, या हमारे धर्मों में भी है। भारतीय लोग पूरे विश्व में इस बात के लिए मशहूर हैं कि ये नर्म लोग हैं, ये हिंसा नहीं करते हैं। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है वहाँ पर, क्योंकि भारतीयों की बहुत अच्छी इमेज है। और मेरी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं आपके यहाँ कोई भारतीय युवा हो, लड़का हो, लड़की हो, बताइएगा अगर उसकी रुचि राजनीति में है, हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और भारत के बहुत से लोग विदेशों में प्रधानमंत्री हुए, आपने देखा होगा इंग्लैंड में हुए, आयरलैंड में हमारे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। उसी प्रकार नॉर्वे में एक व्यक्ति जो ईरान से शरणार्थी होकर आया था 1983 में, आज नॉर्वे की पार्लियामेंट का दूसरी बार प्रेसिडेंट है। अभी हमने देखा पड़ोसी देशों में भी। तो भारतीयों की इमेज बहुत अच्छी है, और वह इमेज बनाए रखने के लिए हम सभी प्रवासी भारतीयों को जिस देश में जाते हैं उस देश में भी इंटीग्रेशन करना है, अपनी भाषा और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी नहीं खोने देना है, और वह अपने बच्चों के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बच्चे को आपकी भाषा और आपकी विरासत नहीं पता है, तो बुजुर्ग होने पर ये आशा हम छोड़ दें कि वो हमारा साथ देंगे। प्लीज़ आप समय दीजिए बच्चों के लिए। और बच्चों से भी निवेदन है कि अपने माता-पिता, हम लोग भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं, दुनिया में कहीं रह रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा उदार होना चाहिए कि माता-पिता से गलती हो जाती है, उन्होंने संघर्ष के समय में उन्होंने शायद इतना समय न दे पाए हों, तो हम लोगों को उस बारे में ध्यान देना चाहिए। शरद आलोक जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जो रचनाएं हैं, जो कविता संग्रह हैं, जो एक कहानी कविता सुना दें, 4 सुनाइए कविता सुनाने जी। में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज मैं आया तो आपने देखा होगा एक ये कप मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, और दर्शक लोग जो घर में हैं या देश-विदेश में, नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो ये भारतीय चैनल आज तक के अलावा और भी चैनल देखे जाते हैं, भारतीय चैनल बहुत पसंद किए जाते हैं, फ़िल्में देखी जाती हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैं आया तो एक बिटिया यहाँ आई और उसने मुझे चाय परोसी। आमतौर से क्या होता है कि हम वहाँ जाते हैं तो एक सिक्का डाला या केवल बटन दबाया, अपना कप लिया और उसमें से अपनी मर्ज़ी वाली चाय या कॉफ़ी ले ली। तो उस पे मेरी एक लंबी कविता है देश बदलने से, उसमें कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। क्या दे पाएँगे अपनापन, ये स्वचालित काफ़ी चाय संयंत्र जो कभी मिलता था माँ, बहन, बेटी के हाथों, ममत्व भरी चाहों से एक प्याला चाय का सूंधापन। एक ये है, और दूसरी कुछ कविताएँ हैं, 2 मैं सोचता हूँ गुनगुना के भी सुना दूँ। क्योंकि जब मैंने कविता लिखना शुरू किया तो गुनगुनाना अच्छा लगता था, और वो फ्रेम में भी होती थी, जिसे कहते हैं पद्यबद्ध, छंदबद्ध होती थी। जो रजनी और वेदना, जो जयशंकर प्रसाद जी से मैं प्रभावित था आंसू से, तो उसकी तर्ज पे हमने लिखने की कोशिश की थी। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद और दूँ आपको हाँ, संग्रह? हाँ, नहीं मैं बिना इसकी सुना दूँगा। ठीक। जी, इसकी एक आखिरी कविता है विरोधाभास। तो इसकी एक कविता सुनाता हूँ। उसके पहले 8 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ दूसरे रूप में, क्योंकि वो दूसरे तर्ज पे गुनगुनाता हूँ, ये दूसरे। धरा पे तुम रहो, धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है, और दिए सा तुम जलो, तिमिर हमारा है। धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है, और दिए सा तुम जलो, तिमिर हमारा है। शाख शाख चहकते हृदयों के पंछी,
अकेले तुम चलो कारवां तुम्हारा है, और धरा पे तुम रहो गगन हमारा है। पूछ सके पूछो, पूछ सके पूछो तुम अपने राम को, राम तो मेरी आंखों का तारा है। ये काम भी तुम्हारा है, ये चाम भी तुम्हारा है, और मरा भी तुम जपो तो राम तुम्हारा है, और धरा पे तुम रहो गगन हमारा क्या है। बात। धन्यवाद। और एक कविता है विरोधाभास, जैसे अभी हम लोगों ने संघर्ष की बातें की, तो इस कविता में उजागर होता है। मैं सामने भी रख लेता हूँ। विरोधाभास का मतलब, अगर हमें कोई चीज़ रोक रही है, कोई रुकावट आ रही है, या रास्ते में पत्थर है और मुझसे ठोकर लगती है, इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। अगर हम बैठे हुए हैं तो पत्थर आके हमारे नहीं लगेगा, अगर कोई विशेष कारण ना हो, आंधी तूफान ना हो। तो इसीलिए इसका शीर्षक है विरोधाभास। अधर पर है सपनों का कंप, श्वास पर विस्मित का अवरोध, समय की मीमांसा है परिधि, प्रगति का करती नियति विरोध। इसी से उठता अंतर द्वंद, व्यग्र है पाने को अभिव्यक्ति, यही तो महाप्रलय का सेतु, इसी में नव सर्जन की शक्ति। हृदय को जहाँ मिली थी शांति, हृदय को जहाँ मिली थी शांति, वही तो इस मंदिर का द्वार। आज तो दीप शिखा विशब्द, व्यग्र ज्वाला का पारावार। उसके बाद कुछ पंक्तियां छोड़कर अगले प्रश्न में पढ़ना चाहता हूँ। मौन सा लगता आज विवेक, मुखर है कुंठा घृणा प्रमाद, सामने अनबोला नैराश्य और पीछे अलसिद अवसाद। निरुत्तर निरुत्तर आज सभी हैं प्रश्न, प्रश्न का उत्तर केवल एक, सूर्य है आज अकेला यहाँ, अंधियारे के द्वीप अनेक। मौन भूले शिशु सा भयभीत, मौन भूले शिशु सा भयभीत, खड़ा है अंतर्मुखी विवेक, विशद कायावासी अज्ञान, बना है सब गीतों की टेक। शून्य के पंथी चलते चलो, शून्य के पंथी चलते चलो, पूर्णिमा की मत देखो राह, अमावस का फैला साम्राज्य, कर रहे चंद्रकला की चाह। अब अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। करो मत सुमुख स्वप्न की बात, सामने प्रस्तुत आतुर सत्य, कर्म के प्रांगण में दृष्टित, काल का खेल भाग्य का नृत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वागत जी। आपका, बहुत ही आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप धन्यवाद जिस तरह से भारतीय और नॉर्वेजीय जी। साहित्य को जोड़ रहे हैं, जिस तरह से सेतु का काम कर रहे हैं, जिस तरह से प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, न केवल अपने कर्म से, अपनी पत्रकारिता से, अपने लेखन से, बल्कि अपने जीवन से भी। जी, चार पंक्तियां मैं नॉर्वेजियन में सुनाना चाहता हूँ कि लोग जी, क्योंकि नॉर्वेजियन भाषा में जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो कुछ कविताओं में लोग बहुत खुश होते हैं और कई बार ताली बजाते हैं और कई बार नाराज होकर भी हंसते हैं। तो एक चार पंक्तियां हैं। Jag älskar dig idag, fordi jag vet du vill påföra mig smärtne när du förlater mig imorgon. मैं आपसे आज प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मुझे कल दर्द देंगे जब मुझसे विदा होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही उत्तम भाव के साथ आपने अभिव्यक्त किया। मुझे लगता है कि नॉर्वेजी में आपकी कृतियों में ज़्यादा दर्शन है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अगले सप्ताह मैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ मिलूंगा। शरद आलोक जी के बारे में, आप उनकी कृतियों के बारे में, मैंने कुछ कृतियों की चर्चा की। प्रवासी साहित्य संसार का बड़ा नाम है, ऐसे ही सृजित करते रहें भारतीय साहित्य और भारतीय भाषा, विशेषकर हिंदी, उर्दू, अन्य भारतीय भाषाओं में भी जो काम है और विश्व की जो भाषाएं हैं, आपके जीवन कर्म से जो बात सीखी जा सकती है वह यह है कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ के माहौल में, वहाँ के वातावरण में, वहाँ की भाषा से एक्लेमेटाइज हों। भारतीयता का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह न केवल आत्मसात करना जानती है बल्कि आत्मोत्सर्ग भी जानती है। तो भारतीयता के इस बिंदु को आप जिस तरह से अपनी लेखन में, अपने जीवन चरित्र में
स्थापित कर रहे हैं वह सतत कायम रहे। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा। साहित्य तक के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी आपकी राय की प्रतीक्षा है। देखते रहें। धन्यवाद।